वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे क्योंकि मौजूदा दौर में नाज़रीन जो जराइम हैं वो एक मामूल और माशरे का एक ऐसा लगता है कि जुज़ बन चुके हैं। वो जराइम ख्वाह फिर इखलाकी हों, जिनसी तौर पर हों या फिर लूट मार हो, कत्ल हो, डकैती की सूरत में हो, इलाकाई हो या फिर शहरों की सतह पर हो, इनमें हम कमी नहीं देख रहे कि आ रही है बल्कि मुसलसल इजाफा होते जा रहा है। आज पूरे आलम में जराइम और बद इखलाकी का तनासुब इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि हमारे माशरे में जराइम का कहा जाए कि जो कसरत है बिल्कुल वो बढ़ती जा रही है और वो किसी भी बयान की किसी वजाहत की मोहताज नहीं है, क्योंकि इस तरह से लग रहा है कि जो पूरा मुआशरा है वो जराइम की लपेट में आने लगा है। और आज जो नामी गरामी दानिश्वर हैं, महज़िब तालीम याफ्ता से लेकर जो एक आम आदमी तक है, हर कोई अपने अपने जाविये से उसके जो असल मुहर्रिकात हैं, जो असबाब हैं, उस पर अपना अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं सज्जादा नशीन सुंदर शरीफ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती साहब ने। फिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज मुआशरे में हम देख रहे हैं कि इनफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह का हर तरह की खराबी है, फसाद मौजूद है। तो इन खराबियों के असबाब आप समझते हैं कि दीन से ही दूरी है? देखिए, ये सिर्फ किसी एक वजह से मुआशरे में बिगाड़ इस तरह से नहीं आता। फर्द का अच्छा होना या फर्द का बुरा होना, क्योंकि फर्द मुआशरे का एक जुज़ है, एक रुकन है कि जहाँ मुआशरे के ज़्यादा लोग बुरे होंगे वो मुआशरा बुरा कहलाएगा और जहाँ अच्छे अफराद होंगे वो एक अच्छा मुआशरा कहलाएगा। हमारे आज के मुआशरे में मैं ख़ास तौर पर, वैसे तो ओवरऑल हालात इसी तरह से हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिगाड़ जो है या ख़राबी जो है कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के आए कि जिन्होंने करप्शन को आम खुली छूट दे दी और फिर ये कि जब पॉलिसीज जो बनी वो डंग टपाव वाली बनी, लाइफ लास्टिंग पॉलिसीज नहीं बनी या बाद के वक्त के लिए पॉलिसी कोई नहीं बनी, तो फिर उसमें और इसके साथ साथ जुर्म के पीछे ज़्यादा मुहर्रिक जो है वो मुआश है कि जिन मुआशरों में मुआशी हवाले से इस्तेकाम है वहाँ जराइम यकीनन कम है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुआशरा जराइम से बिल्कुल पाक हो गया, इसलिए कि ये एक माइंड सेट की बात भी है कि जिस तरह से हमारे यहाँ एक वक्त में कराची वो एक पार्टी के पास गिरवी पड़ा हुआ था कि वो जैसे चाहते थे उसको इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद दूसरा दौर आया दहशतगर्दी का, तो उसमें यह है कि हमारे जो इधर के इलाके हैं, साबका फाटा है या सवात है या ये इलाके, तो वहाँ किसी को कारोबार करने की जरूरत नहीं थी होती कि ये लोग उन्हीं से पैसे लेकर उसी से गोली और बंदूक खरीदते थे और उन्हीं पर चलाते थे। तो ये एक के अदम इस्तेकाम कि जहाँ हुकूमत कमज़ोर होगी या हुकूमत की तरजीहात अवाम नहीं होंगे, कुछ और चीजें होंगी। आपने पीर साहब एक जानिब इशारा किया और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो हमारे सरपरस्त हैं इस मुल्क के या जो हुकूमती लीडर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहरान का हमें सामना भी है। लेकिन हमारे माशरे के जो उलमाए कराम हैं उनका कितना किरदार है ये जिन हम सारी मामलात का तस्करा कर रहे हैं उनकी इस्लाह करने में? मैं इसी तरफ कि ये मसलन मैंने पहले जिस तरह गुजारिश की कि कोई एक या दो बहुत सारी चीजें मिल के इन हालात पर अवामिल होते हैं जिससे मुआशरा इन हालात पर पहुंचता है। इसी तरह से शायद कल के प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि तरबियत का आपने बात की, घर की बात, तरबियत का मामला जो है कि हमारे यहाँ जो तरबियत के इदारे हैं, स्कूल कॉलेज देख लें तो उसमें भी अब उस्ताद आया लेक्चर दिया, उसने नहीं देखा कि बच्चा आपस में शरारतें कर रहे हैं या बच्चे को किसी बात कहने की समझाने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये बात भी आई कि किसी उस्ताद ने बच्चे को डांट दिया तो वालिदैन उसको उसके दर पे होंगे। उसके अगर मैं गालिबन अगर दुरुस्त हुआ मुझे करेक्ट कीजिएगा कि बाप का दर्जा भी दिया गया उस्ताद को, एक आपका बाप है, वालिद आपके, फिर आपका ससुर और जो तीसरी शख्सियत है वो आपका उस्ताद है। लेकिन आज हम अपने माशरे में ये नहीं देख रहे हैं। जी यकीनन ये बात। अब उसमें मामला ये आता है कि जब मुआशरे इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए
इदारों से सरपरस्ती ख़त्म हो गई, इदारों पर रोक टोक ख़त्म हो गई, इदारों से अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, तो फिर हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हो गया उसकी। अब आज का मुआशरा अगर हम देखें तो मसलन एक सरकारी दफातर में तो शायद हमारे जितने गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो अगर पब्लिक का कोई आदमी जाता है तो उस पर एहसान करते हैं उसकी बात सुनते हुए जी। तो ये चीजें इसमें कि ये जो बिगाड़ है ये पिछले शायद मेरे नज़दीक या मेरा अगर इसमें तजिया हो एनालिसिस तो ये कोई 50 साल की बात है कि जब एक रजीम ऐसी आई कि जिसने इस मुआशरे में शिद्दत पसंदी को भी रवाज दिया, जिसने क्लाशनकोफ का रवाज भी दिया, जिसने नशे का रवाज भी दिया, जिसने रिश्वत और ब्लैक मनी का रवाज भी दिया और कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल यहाँ पे लाजमी छेड़ना चाहूंगी। आपकी गुफ्तगू से मुझे हजरत उमर फारूक का जो दौरे हुकूमत है वो मुझे याद आ गया कि वो कितने बाकमाल लीडर थे, अदलो इंसाफ कितना ज्यादा उनके दौरे हुकूमत में था, कितने ज्यादा लोग उनके दौरे हुकूमत में मुसलमान हुए। इलाकाई हवाले से भी बात कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि जरा उनकी शख्सियत का, उनके दौरे हुकूमत का भी तस्करा अगर आप करें। देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात जो है उनका एक कौल है कि जुल्म का मुआशरा चल सकता है, नाइंसाफी का नहीं। क्या बात। अब ये चीज़ें जो मैंने पहले मुआशरे में या इदारों के बिगाड़ की बात की तो कोई आप देख लें उठा के किसी में कोई कमी नहीं है। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम यरूशलेम में फातिहाना दाखिल होता है। क्या बात। तो खुद घोड़े की बाग पकड़ी हुई है और गुलाम वो सवार बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पूछते हैं बारी लगी हुई है, बारी लगी हुई है। लोग पूछते हैं और गुलाम कहता है कि हम शहर में दाखिल होने लगे हैं तो ये वक्त का तकाजा ये है कि आप घोड़े पर सवार हो, मैं बाग पकड़ के चलूं। तो इरशाद फरमाया कि नहीं, अब तुम्हारी बारी बैठने की है, मेरी बारी उस बाग पकड़ने की है। ये शय इसमें। और फिर इसके साथ साथ देखें आप तो उनका दौर जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी स्टेबिलिटी का, इस्तेकाम का दौर है। मैं एक छोटी सी बात के एक मौके पर हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मिस्र की गवर्नर से माजूल किया गया। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। तो हज़रत उस्मान और हज़रत अमर माजूल कर दिएगा, वापस आए तो वहाँ से खराज के ऊंट आ रहे थे। वो लोग भी देखिए कितने शानदार लोग थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात कही कि लगता है इस दफ़ा ऊँटनी ने दूध ज़्यादा दिया है। तो हज़रत अमर ने ये बात कही कि ऊँटनी ने दूध तो ज़्यादा दिया है लेकिन उसके बच्चे भूखे रहे हैं, कि वहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिला। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ही है। तो मिस्र ही में एक बूढ़ा यहूदी भीख मांगता हुआ आया। तो आपने उससे पूछा ये क्या मामला। उसने कहा कि मैं जब जवान था, मेरे औलाद कोई नहीं है, तो मैं जब जवान था मैं खराज देता रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में सख्त नहीं है मेहनत मजदूरी करने की। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहाँ मुसलमानों को वजीफ़ा मिलता था वहाँ जितने भी ममलिकत में लोग थे सबके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अब ये एक बात इंतजामी हवाले से भी, एक उनकी खुदा तरसी भी, तरबियत का असर भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे तो जो तरबियत एक उसका असर भी। और तीसरी बात यह है कि इससे जो मुआशरे में बिगाड़ की कैफियत पैदा होती है मुआश के हवाले से या मुआशी हवाले से कि जब लोग कमज़ोर होते हैं तो फिर जुर्म की तरफ ही निकलता है कि कहीं ना कहीं से भूखा तो नहीं रहना। तो उसको फिर कहाँ इजीएस्ट वे तो फिर यही बनता है कि कोई एक रिवाल्वर खरीद लो और किसी के जाके गर्दन पर रख दो, किसी की कनपट्टी पर रख दो और जो कुछ उससे है उससे ठीक है। पीर साहब, जिस मुआशरा एक फर्ज से तश्कील पाता है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हम इंडिविजुअली तौर पर भी हम कोशिश नहीं करते, अगर हम अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दें हम हर चीज़ हुकूमत पर डाल देते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली ब्रेक में भी हम एक वाकया डिस्कस कर रहे थे जो कराची में इस्लामाबाद में हमने देखा, जिस तरह से वहाँ पर जो फूड स्टॉल्स मौजूद थे
लोगों को कम कीमत में खाना दिया जा रहा था, अब वो अवाम ही है जो इस तरह से खाने पर टूट पड़ी, उन्होंने वहां पर कैंप तबाह बर्बाद कर दिए। हम जब तक अपनी खुद की इस्लाह नहीं करेंगे तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, इस बिगाड़ में शायद ये एक बड़े फैक्टर्स में से मेरे नज़दीक एक फैक्टर है। दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के नतीजे में, और ये दुनिया का वाहिद इनकलाब है जिसमें खून नहीं बहाया गया और कल्ब की माहियत बदल गई, सोच बदल गई, ख्याल बदल गया, तसव्वुर बदल गया कि मैंने पहले ये था, अब मैंने ये होना है, मेरा अल्लाह मुझसे ये चाहता है। ये इनकलाब जो है ये सिर्फ दीन इस्लाम ने दिया है। अब इसमें कैफियत ये है कि इंसान के अंदरून में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, खैर भी है, शर भी है, नेकी भी है, बुराई भी है, सवाब भी है, गुनाह भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको राहबरी या रहनुमाई की ज़रूरत है कि वो किस तरफ निकलता है। उसको राहबर कौन मिलता है? राहबर ऐसा मिलता है कि जिसने उसे राइट पाथ पर, सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर डाल दिया, या वो शैतानत के रास्ते पर चल पड़ा। अब इसमें यह बात आती है कि इंडिविजुअल को जब तक तरबियत नहीं मिलेगी, अब आज के दौर में मसलन एक माओ के हवाले से कि शायद आजकल की माएँ भी मोबाइल बच्चों को देख के खुद हर शय से आज़ाद हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये देखिए, ये बिगाड़ की बात, माशरे में बिगाड़ की बात, बिगाड़ का आगाज है। बिल्कुल ये चीज़ें इसमें, और फिर इसमें यह है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि वो जो हमारे यहाँ एक दौर आया था कि जिसमें नौदौलती बहुत आए, कि उन्होंने बच्चे को, उस्ताद की जुर्रत कैसे हुई कि उसने डांटा बच्चे को, उसने पूछा कैसे, या उसने क्लास में खड़ा करके सजा क्यों दी? माजरत के साथ आजकल के तो हमारे जो माहिर नफ्सियात जब टीवी पर या सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं तो वो तो कहते हैं कि हो बच्चे को तो डांटना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना है, उसकी जो जहनी हालत है, उसकी नफ्सियाती हालत को नुकसान पहुंचेगा। तो आजकल के तो वालिदैन बच्चों की डांट टपट तो दूर, उनको मतलब यकीन भी नहीं देखते। अब ये तरबियत ये दी जा रही है ना कि आप बच्चे को कोई नहीं कह सकते, डांट के नहीं बुला सकते। ये एक देखिए जरूरत है, जरूरी नहीं है कि जूता पकड़ के मारे या डंडा पकड़ के मारे। बाप की नजर जो है वो बच्चे को, वो काफी होती है बच्चे को। मैं एक मिसाल में कि गोद का बच्चा, आप उसे चांटे मारे, किसी वक्त वो उन चांटों पर खिलखिला के हंसता है और किसी वक्त रो पड़ता है कि वो उस चांटे मारने में उसकी नीयत क्या है पीछे। बिल्कुल। अगर वो प्यार से उसे चांटे मार रहा है तो बच्चा एंजॉय करेगा, अगर वो गुस्से से मार रहा है तो बच्चा रोएगा। ये बच्चे का, और इसमें ये है कि ये भी उसकी तरबियत का एक मरहला है। लोग कहते हैं ना कि बच्चा भी बोलने के काबिल नहीं, समझने के काबिल नहीं, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो वो दूध सक करता है जी। वो सक करना उसे किसने सिखाया? अल्लाह की जात ने। ये वो सीखा हुआ है, तो सीखा हुआ, वो माँ के पेट में सीखा हुआ है। जब वो दुनिया में आया तो उसका हर मरहला, तो हर लम्हा, हर साथ उसकी सीखने में बसर हो रही है। यही बात है ना कि जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है तो वो वोम में पानी होता है वहां पर मौजूद, और जैसे ही वो उससे बाहर आता है तो वो रोता है। फिर हम फिक्र करते हैं कि इसको दूध वक्त पे देना है, इसको खाना वक्त पे देना है, इसका डायपर ऐसे करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो अल्लाह की जात है उसने 9 महीने उसने माँ के पेट में उस बच्चे की उसको पाला, उसको दुनिया में लाने के काबिल उसकी जात ने किया। तो ये हमारे ईमान की कमजोरी आप समझते हैं? यकीनन से दूरी हो जाती है। यकीनन हमारा तवक्कुल वो नहीं रहा, हमारा अकीदा वो नहीं रहा, हमारी वो थोड़ी सी बातें मेरे ख्याल शायद कल के प्रोग्राम, अच्छा नहीं जी, ये इसमें कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि तरबियत का मामला जहां आता है वहां बच्चे की नफ्सियात समझने की जरूरत है, या जो भी बड़ा भी है। इसी तरह अगर हम इदारों में, तालीमी इदारों में एक उस्ताद को ये बात दे दें। अब देखिए यूरोप में या अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ अब सेशन होते हैं कि जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो वो तरबियत के सेशन होते हैं कि तुम्हें इस तरह करना है, तुम्हें इस तरह रहना है, तुम्हें ये सोचना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पीना है, तुम्हें इस वक्त सोना है, तुम्हें इस वक्त जागना है। ये सारे तरबियत के अनासर हैं। लेकिन वजह यह है कि जब वो तरबियत का मरहला था,
तरबियत का वक्त था जिस वक्त में उसको इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, और वो एक उसका एक जो रोजमर्रा का मामूल है उसका एक पार्ट वो बन जाता, उस वक्त उसको वो ये शय मुयस्सर नहीं आई। और इसमें बाकी चीजें भी कि बच्चे के लिए किसी वक्त सख्ती की जरूरत है, किसी वक्त प्यार की, और हर वक्त की सख्ती भी ये भी बच्चे को बागी बना देती है। और मैं एक मिसाल देता हूं कि बच्चे की मिसाल एक फुटबॉल जैसी है कि जितनी शिद्दत से किक लगाएंगे वो उतनी शिद्दत से रिवर्ट होगा, वापस आएगा। बच्चा आज अगर उस पर बेजा सख्ती करेंगे तो आज तो वो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब जवाब देने की उम्र में आएगा तो वो उसी शिद्दत से वो जवाब देगा जिस तरह से उसको बचपन में एक्शन मिलता रहा, वो उसी तरह से रिएक्शन देगा। ठीक है, तो पीर साहब जो जिन माशरती बुराइयों को अभी हम फेस कर रहे हैं, तो दीन के साथ जो दूरी है उसकी हम वजह देख रहे हैं। जितना हम दीन के करीब रहेंगे, आप ये समझते हैं कि जो तमाम माशरती बुराइयां हैं इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, दीन इस्लाम की तालीमात जो हैं उनमें सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि एक अच्छा फर्द बनना, एक अच्छे मुआशरे की तश्कील, और उस अच्छे मुआशरे में एक अच्छा फर्द, एक कारामद फर्द, एक ऐसा फर्द जिससे उसकी सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा हो। ये दीन इस्लाम तालीम देता है। अब इसको ये देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मामलात हैं कि ये प्रोग्राम मसलन ये तो ये रमज़ान तक महदूद हो गए। अब रमज़ान के प्रोग्राम आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा, वो जो भी सुनने वाले हैं हमारे वो कितनी देर तक याद रखेंगे? ये एक मुसलसल अमल की बात है। और फिर ये है कि ये जिस तरह से मसलन मैं जो अगर अपना देखूं तो हमारे दौर में मोहल्ले के बड़े की भी एक इज्जत होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो घर के बड़े की इज्जत नहीं रही। ये चीजें सिखाने की जरूरत, और इसमें दीन की तालीमात ये हैं कि हमारे यहाँ जो उलमाए कराम हैं माफ़ कीजिएगा, जो उलमाए कराम हैं या वो लोग जो इस मामले में कारामद हो सकते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। आप इसको एक शायद ये देखिए कि ये जब कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत की तरफ से भी, हमारे कुछ इदारों की तरफ से भी, उलमा के लिए भी कि वो मसाजिद में जुमे के खुतबे में इस बात का इयादा करें किस तरह से, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुआशरे में। लेकिन इसके लिए ये है कि एक कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाली बात है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लाने वाली बात है कि बच्चों के लिए एक थिंक टैंक हो, अच्छे लोग, समझदार लोग, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हों, उसमें असातिज़ा भी हों, उसमें बाकी लोग भी हों, तो जो इस बात का एक बाकायदा प्लान करें, एक चाक आउट करें प्लान कि 10 साल 15 साल 20 साल कि हमने अपने बच्चों को ये तरबियत देनी है कि जिसको आज तरबियत शुरू की वो जब 15-20 साल की उम्र में पहुंचेगा तो वो एक अच्छा शहरी होगा। जब अक्सरियत अच्छे लोगों की होगी तो दूसरा देखने वाला भी उनके देखा देखी बुराइयों से बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। सजादा नशीन, सुंदर शरीफ, पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे नियो पाकिस्तान के किचन में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान की रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद ज़ुबानी इस टाइम अनवार के साथ रोजा बहुत लग रहा है और किचन से जो खुशबू आ रही है इस वक्त खाने की, जो बच्चे आज आए हैं सुपीरियर स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट से, तो जो वो खाना तैयार करें हम तो उसका वेट कर रहे हैं। मैं तो इन बच्चों से, ये चारों बच्चे जब से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, लिटरली मैं ब्रेक में भी इनको कह रही थी कि मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई, और मैं स्पेशली बताऊंगी भी, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला जो है वो बड़े एक टेक्निक के साथ पापड़ी बना रहे थे। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई कि यार पापड़ी पर भी ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आज की जो अफ्तार है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और आप लोगों को भी काफी आइडिया मिल सकता है कि कोई नई चीज ट्राई करनी है। जो रेसिपीज हैं बच्चों की, बिल्कुल उनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। शेफ फायजा बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में, हमारे साथ मौजूद हैं मिस निमरा जुनेद हैं जो कि स्कूल की HOD हैं, तो उनसे बात करते हैं कि जो अभी तक
बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो रेसिपी उन्होंने रेडी की है। तो पहले फायजा बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया। फायजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी सुपीरियर स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डिग्री यहाँ पर स्टार्ट कराई गई है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था। जो भी मार्केट में शेफ मौजूद थे, या मेरे ख्याल है वो बाहर से पढ़कर आते थे, या जिनके हाथ में सिर्फ टेस्ट था वो ही रेस्टोरेंट्स पर खाने बनाते थे। एक्चुअली हम इसको प्रोफेशन कहते आ रहे हैं सिंस लॉन्ग, बट वी आर नॉट टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जो सिर्फ सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा नहीं होती। इट्स समथिंग दैट यू नीड एटलीस्ट ईयर्स ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों होना चाहिए। तो यस, वी आर द इनिशिएटर जिन्होंने एक डिग्री, BS डिग्री और मास्टर्स डिग्री निकाली, हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी एंड कुलिनरी के अंदर भी। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट विथ हमारा हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, जो हमारी निम्रा लीड कर रही थी उस टाइम पे। एंड जी आप ही बताओ कि किस तरह से हमने किया। जी निम्रा जी, इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना था कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेशंस बच्चों के लिए वो फुलफिल नहीं करते थे उनकी रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट जॉब्स हो जाए और कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्टूडेंट जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता था, क्योंकि आपको पता ऑल ओवर द वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी की डिग्री ऑफर होती है सिवाय पाकिस्तान के। तो हमारा पहला बैच पास आउट हो चुका है हॉस्पिटैलिटी में। सबसे पहले ये पौधा हमने लगाया, उसके बाद हमारे जो चेयरमैन साहब है वो चाहते थे कि हम कुलिनरी भी ये इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ प्रोफेशन, क्योंकि अभी तक हम सुनते थे ये बावर्ची वाली टर्म से हम इसको बाहर निकालना मैं एक्चुअली उसी पॉइंट पर आना चाह रही थी, बल्कि मैं फायजा आपसे भी कमेंट लूंगी, आपसे भी लूंगी कि जो बड़ी एक ऑर्थोडॉक्स एक हमारे यहाँ एक वो थॉट होती है ना कि मर्द जो है वो ये डिग्री हासिल करेंगे, या अगर हम अभी भी सोचे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, या यही सबसे बेस्ट यही है ग्रेस पीसी में। बट आई एम रियली ग्लैड कि ये बच्चे आ रहे हैं और प्रॉपर कोर्स करें, डिग्री करें। गायनी डिपार्टमेंट में कितने होते हैं मेल्स, आप बताइए। मतलब अगर आप मेल को देखें और गायनी से भागते कितना। बताइए, जैकेट इज अ प्राउड, एज अ शेफ इट्स माय प्राउड। जब मैं अपनी जैकेट पहनती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, मेरे बात करने का तरीका इज डिफरेंट, क्योंकि वो मेरा प्राउड है एंड आई अर्नड इट। I earned it with the time, with the experience, with the practice. तो जब तक आप अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट नहीं होगे ना, तो वो एक अर्निंग की जो फीलिंग है ना, और वो मेरे बच्चों में है। अगर आप हमारे बच्चों को देखेंगे इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़े हुए, हमारे नेशनल कंपटीशन में खड़े हुए, ऑल्दो दे आर जस्ट 4th सेमेस्टर किड्स, इनकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, बट आप इनकी प्लेटिंग स्किल्स, इनकी नॉलेज, इनकी टेक्निक्स, और जिस तरह से वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल्स लेके आए, तो मैं तो कहती हूँ हमारे शेर हैं। हमारी डिग्री कंप्लीट होने से पहले जो अचीवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज फिर बच्चे क्या बना रहे हैं? आज हमारे बच्चे जो हैं, आज तो मुझे लगता है कमाल ही होने वाला है। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हम मोहितो बनाएंगे विद रूह अफ़ज़ा। एवरीबॉडी नो हमारा ट्रेडिशन है, लाइक रूह अफ़ज़ा तो एजेस हैं, रमजान और रूह अफ़ज़ा हैंड इन हैंड। रमजान रूह अफ़ज़ा के बगैर मुकम्मल है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन अब आप सोचो मोहितो विद रूह अफ़ज़ा, सो इट्स लाइक अ न्यू कॉम्बो। ठीक है। फिर हमारा बच्चा आपको आज पापड़ी चाट का एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन दिखाने वाला है। मैं उसको थोड़ी सी मैं झलक देख चुकी। दूसरा, जिस तरह से यहाँ पापड़ी चाट की झलक जब हमने देखी, हम हैरान भी हुए थे कि इतनी मेहनत पापड़ी चाट पर की जा रही है। अच्छा, बहुत हम जगहों पर देखते हैं और हम जिक्र भी करते हैं कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, तो ऑब्वियसली इसमें हाइजीन के हवाले से बताया जाता होगा। जिस तरह से डिटॉल है उससे लोग हाथ धोते हैं, और फिर एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। अगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो अच्छे नोन ब्रांड्स हैं जैसे डालडा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीजें भी उसमें बताई जाती हैं, क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस बहुत हैं आजकल लोग। किचन में एंटर होते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वॉशिंग हैंड। बीच में क्या होता है? सैनिटाइज करना। क्यों? आपने रॉ वेजी को उठाया एंड देन यू आर गोइंग टू पिक द कुक वन, तो ऑब्वियसली वहां हमें क्या चाहिए? हमें डिटॉल चाहिए जी। एंटर होना है, पकाने से पहले डिटॉल चाहिए, और पका के जब फारिग होना है तो भी हमें डिटॉल चाहिए। तो वी नीड डिटॉल एवरी स्टेप। बीइंग अ शेफ, इट्स पार्ट ऑफ आवर, हम कहते हैं ना हैजर्ड का टर्म है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हमारे लोकल में तो हम उसको डिटॉल के साथ इन्फ्यूज कर चुके हैं। जहां तक रहेगा डालडा, तो डालडा तो वो है ना हमारी एक नॉस्टैल्जिक फील है, मतलब जो एक स्मेल आती है तो पहला डालडा, और वो जो एड्स आते थे हमारे बचपन में, तो जहां ममता, ये लाइन हमारी निमराने में थी, जहां ममता वहां डालडा। ठीक है, चले जी, अभी बच्चों से हम डिस्कस करते हैं गुफ्तगू अनवार के। जिस तरह से अब ये स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर सीख भी रहे हैं घर में, जब हम क्योंकि कुलिनरी आर्ट्स के ये स्टूडेंट हैं, तो मुझे बताओ अब्दुल्ला और अहमद, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि घर में कभी ऐसा होता है कि किसी को करेक्ट किया हो, कोई फैमिली डिनर हो, तो ये वाला सूप स्पून ये है, ये राइस स्पून है, और अक्सर कभी फैमिली मेंबर्स चिढ़ भी खा जाते
सकते हैं उस बात से कि ये सूप बॉल है? जी, वो किस तरह पता है, हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि फॉर्क किस हाथ में पकड़ना है, नाइफ किस हाथ में पकड़ना है, लास्ट में पूछते हैं और चिढ़ भी खाते हैं। कुछ कजन लड़ते भी हैं कि तुम हर बार हमें टोकते हो, ये क्या कर रहे हो, हम ऐसे ही खाएंगे जो मर्जी है। लेकिन अब जो न्यू एडवांस तरीका, अगर जो उस तरीके से खाया जाए कि आपने फाइन डाइनिंग में किस तरह खाना है, आपको एटिकेट्स होने चाहिए, सब कुछ वो हमें एक डिग्री में बताया जाता है। ठीक हो गया। तो अभी ये जो मेडल्स लेने वाला सिलसिला भी आप लोगों ने शुरू कर दिया, अभी आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। हमने सुना है कि इंटरनेशनल जजेस आए, उन्होंने आपको जज किया है और वो कंपटीशन आप लोग जीते हैं। सब जीते हैं, गोल्ड मेडल्स भी और हम सिल्वर मेडल्स भी हैं। ठीक है। निम्रा इस टाइम काफी बिजी लग रही है। निम्रा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? तो वो किस तरह का एक एक्सपीरियंस था? पहले तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस तरह करेंगे, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से हम मोटिवेट हुए और हम आगे बढ़े और हमने गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल हासिल किया। टीचर्स ने हमारे दाऊद मुबारक, हमारे टीचर हैं सर दाऊद, मतलब ही इज एन एक्सीलेंट इंस्ट्रक्टर, डेडिकेटेड, पैशनेट। वो आए हुए हैं बट ऑब्वियसली वी हैव सम कॉन्स्टेंट, तो उनकी डेडिकेशन में ये बच्चों ने स्टार्ट किया। हमारे साथ एक और हमारे कोलीग थे, जहांजेब उनका नाम था, तो ही ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। निम्रा थी हमारे पास बैक में। देखिए मैं कहती हूँ कोई भी जीत जो है ना वो टीम वर्क है, इट्स नॉट अ सिंगल कि मैं कहूँ जी आई एम द एडवाइजरी मैम तो मैंने किया। अच्छा, अब जिस तरह से सुपीरियर ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है पाकिस्तान की वजह से, अभी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ पे इस तरह से अभी इतना प्रॉपर नहीं हो रहा, डिग्री नहीं है। और जैसा कि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा कि बाहर से जो बच्चे इसमें डिग्री हासिल करते हैं तो बड़ी अच्छी जॉब ऑफर्स होती हैं और बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है बाहर। बच्चों फ्यूचर बहुत ही आप स्किल्ड इमिग्रेशन, आज आपका हर बच्चा बाहर जाना चाहता है और आपको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा स्किल्ड इमिग्रेशन ये डिग्री है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इस डिग्री के हैं। कोई भी कंट्री इस डिग्री को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और 6 डिजिट सैलरी इसमें मिलती है। हमारे पास भी इस वक्त वो जमाने गए कि 2530 इफ यू नो योर, आपको अपना काम आता है ना, एंड इफ यू आर डेडिकेटेड। देखो शेफ का प्रिसाइज होना इज अ मस्ट। आप जो कहते हैं पापड़ी पे भी इतनी मेहनत है, तो हम एक गार्निश पे जो है ना अलग अलग मेहनत होती है। जब आपका एक डेजर्ट भी बनता है ना तो आपके 3 लेयर्स हैं, तो अलग अलग प्रेजेंटेशन भी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग उस पर तो ध्यान नहीं देते। पहले तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता था कि खाना मजेदार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि पहले खाना अच्छा दिखे फिर वो अच्छा चखने में भी अच्छा। सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हाइजीन का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इनकी डिग्री कॉम्बो है, इसमें बिजनेस के सब्जेक्ट्स आते हैं, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन के आते हैं, फिर साथ में फूड स्टाइलिंग सिखाया जाता है, इनोवेशन, क्योंकि आपको पता है कि सुपीरियर तो हमेशा से इनोवेशन पे रहा है। हम एंटरप्रेन्योरशिप बनाने में सबसे आगे हैं, तो फिर हमारी तो यही। फायजा, आप कितनी देर से इस फील्ड में है? मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए, 8 साल हो गए। तो कितना आप मुख्तलिफ देख रही हैं इन बच्चों का एक्सपीरियंस, और जब आप इस फील्ड में आ रही थी तो क्या चैलेंजेस थे, और वो जो स्टीरियोटाइप से ऑर्थोडॉक्स थॉट की मैंने बात की वो क्या थी? मैं आपको बताऊं, मैं यूएसए से वापस आई थी। आई यूज्ड टू वर्क फॉर टाको बेल्स इन यूएसए। जब मैं यहाँ वापस आई तो मैंने यहाँ के चाय खाना ज्वाइन किया, एक नोन ब्रांड है। तो उस वक्त वहाँ पे ब्रंच स्टार्ट हुआ 2019 की, और वो ग्लास के साथ था। तो माई मॉम यूज्ड टू आस्क मी, फाइजा तो नजर तो नहीं होगी ना अंदर है ना, बिकॉज इवन माई मॉम डोंट वांट टू कि लोगों को पता चले। और आई वाज द सूस शेफ ओवर देयर, आई वाज नॉट कि मैं कोई हेल्पर थी या इनिशियल लेवल पे, आई वाज सूस शेफ। लेकिन उसके बावजूद माय मॉम वाज यूज्ड टू कॉल मी, मासूम तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने कहा फाइजा जो है वो सैलून गई हुई है, फाइजा वहां गई है, मतलब दे डोंट इवन वांट टू टेल दिस। जब मैं किचन में गई, यहाँ देसी एनवायरनमेंट, देखिए मुझे बाहर प्रॉब्लम नहीं है। बाहर मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 अलग रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। थाईलैंड में मैंने काम किया, मुझे प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैं यहाँ आई पाकिस्तान में, तो बिलीव मी, मतलब मुझे पहला कमेंट मिला था, हमारे एक जगह का नाम लेंगे, उन्होंने कहा कि बीबी ये कलाइयाँ मुड़ जाने वाली है, ये काम आपके बस का नहीं है। तो लिटरली ये, और अब ये चेंज हुआ है। अब जिस तरह से ये बच्चे इस फील्ड में हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस पे मिल रही है, आप जैसे लोग जिनकी एक्सपर्टीज भी हैं, आई एम श्योर कि ये ट्रेंड काफी हद तक अब तब्दील हुआ है। लोग काफी, इट्स लाइक 20%। क्यों? क्योंकि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री स्टिल। और मेल डोमिनेंसी में जहाँ
हमारे पास बहुत अच्छे एम्पावर्ड और इनलाइटेड मैन हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास वो इगोइस्टिक मैन भी हैं। ठीक है। तो उनका एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना वो बड़ा लो है रिगार्डिंग दिस थिंग। इट्स चेंजिंग। और फिर जैसे मैं हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे किचन में एटलीस्ट 2 फीमेल हों। कराची के अंदर आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट शेफ, तो डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैं स्टाफ हायरिंग में आऊंगी और मैं किचन में आऊंगी तो आई मेक श्योर फ्रंट पे तो हम एज अ शो पीस ले लेते हैं कि जी फ्रंट पे तो आपको लड़की चाहिए, किचन में क्यों नहीं चाहिए यार, करेंगी वो। और उनकी वजह से किचन एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता है, उनकी वजह से बॉडी लैंग्वेज, आपकी इवन जो लैंग्वेज जो होती है ना उनकी भी थोड़ी कंट्रोल होती है, माहौल इम्प्रूव होता है, हाइजीन वाइज इट्स इम्प्रूव। तो ऐसे ऐसे चेंज आ रहा है। यस इट्स चेंजिंग। तो एक जो मसला है नबीहा डिस्कस करना चाहेंगे, जो कल डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंटेशन के हवाले से। प्रेजेंटेशन समटाइम बहुत अच्छी हो जाती है और फिर टेस्ट जो है वो हम देखते हैं कि वो मैच नहीं कर पाता। कल मेरे साथ एक्चुअली इफ्तारी पे हो चुका जब मैंने इतने प्यार से, वो कहते हैं ना कि जब खाना औरत खुद बनाती है ना तो उसमें जायका कम और उसकी मोहब्बत की मिठास ज्यादा होती है। तो क्या ही प्रेजेंटेशन थी, इतनी अच्छी। लेकिन जब वो क्योंकि रोजा था तो मैं प्रॉपर उसका मीठा चेक नहीं कर पाई, तो जब चखा तो ओहो ये तो मीठा ही कम रह गया। सो ये चीजें बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मैडम डिग्री सिखाएगी ना आपको मेजरमेंट। अब वो बात चले गई कि जी इतना डाल दो तो इतना अच्छा होगा। पुरानी अम्मियां कहती थी ना बस हिसाब से नमक फेंक दिया, पूछ भी ना तो मेजरमेंट सिखाते हैं। ठीक है। आपका जो कुलिनरी मैथ्स का सब्जेक्ट है वो आपको मेजरमेंट्स बताता है कि इतने मेजरमेंट्स होंगी, इतनी इसके लिए रिक्वायर्ड है, बस एवरीथिंग इज इन ग्रामेज एक्चुअली। ग्रामेज नो, बट मैंने कहा ना शेफ का प्रिसाइज होना इज जरूरी। तो एवरीथिंग इज प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड एंड नोटेड कि जी 5 ग्राम का मतलब 5 ग्राम, ये अंदाजा नहीं। नमक भी है तो यू हैव टू मेजर इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो वो टेक्निक है ना कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हर दफा कढ़ाई का जायका डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो खास जगह पे जब आप खाते हैं तो वो हर बार उस जायके की जो वो क्वांटिटी को उन्होंने देखा है। तो अभी जिस तरह से हम डिस्कस करें कि डिग्री के बाद इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मौके हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो बहुत मौके हैं। जिस तरह से रेस्टोरेंट्स अगर अपने बनाने के लिए कितनी हेल्पफुल है ये डिग्री? ये बेसिकली अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये स्टूडेंट्स बनाएंगे अपने रेस्टोरेंट्स, अपने कैफे और नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम तो नहीं चाहेंगे सब पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। जी, पाकिस्तान को भी सर्व करें। हम पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तो इनको कुलिनरी शेफ बना रहे हैं। आप देखें अब शेफ और कुलिनरी शेफ में यही डिफरेंस है कि उसको सब चीजों के बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, और क्योंकि वो डिग्री करके आएंगे वो डिप्लोमा वाली चीज से निकल जाएंगे। और अब वो 4 इयर्स अगर एक चीज में लगा रहे हैं तो वो कितने प्रो होके निकलेंगे। और जिस तरह से सुपीरियर का जो एक प्लान है, जो एक प्रोग्राम है 3U1M, वो कितना हेल्पफुल है, क्योंकि वो किसी भी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज की जानिब से नहीं किया गया कि आप 3 साल यूनिवर्सिटी में है, 1 साल आपको मार्केट में फिर भेजा जाता है। खदीजा भी बड़ी जबरदस्त, खदीजा आई गेस निम्रा जो है प्रेजेंटेशन कर रही है एक जानिब। आप मुझे बताएं क्या आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं, क्या बनाया है? निम्रा को माइक दें जी। मैंने चॉकलेट मूस बनाया। अच्छा जबरदस्त। प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी है। क्रीम ऐड किया है, क्रीम को व्हिप करके और उसके बाद चॉकलेट को ब्लेंड करके। और ड्रिंक आप बना रही हैं खदीजा, आपने खदीजा को माइक दीजिएगा, खदीजा से बात कर शेफ है लेकिन थोड़ा शाय बच्चा है हमारा। कोई बात नहीं, वो टीवी जो कैमरा है, कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय। जी खदीजा जी 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 बताएं। कीवी भी तो बना रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें रोबसा भी डाला है। अहमद से अभी तक बात हुई, अहमद भी मुसलसल कुकिंग करने लगे हुए हैं। ये हमारे चैंपियन स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आया कोई बात करने। ये आज मैंने मेन कोर्स के अंदर बनाया है पास्ता है, ठीक है, ऑलिव ऑयल के अंदर, और 7 प्रॉन्स है। ठीक है, रेडी हो चुका है? यस। अच्छा बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि एक शॉट भी जरूर दिखाएंगे कौन सा पास्ता आपने बनाया ताकि हमारी ऑडियंस पास्ता है, साथ ये प्रॉन्स के साथ है। प्रॉन्स के साथ पास्ता जबरदस्त फ्राई किया है हमने, एंड उसको लेमन और बटर का फ्लेवर थोड़ा सा, इसको लेमन बटर का फ्लेवर के अंदर सौते करके देन उसके। ठीक है, तो क्या प्लान है फ्यूचर के? कोई रेस्टोरेंट्स बनाएंगे या कोई, मेरा ख्याल है कोई बनाना शुरू भी कर दिया? नहीं, फिलहाल तो फोकस थोड़ा अपने स्किल्स के ऊपर है कि स्किल इंप्रूव किए जाए, तो एक ही दफा मार्केट में जाया जाए। तो मार्केट में जाएं तो तब अच्छे तरीके से। कैसा अहमद, कैसा एक्सपीरियंस आपका अभी तक चल रहा है सुपीरियर के साथ? टीचर्स बहुत गुड हैं, एचओडी बहुत गुड है। आपके सामने हमारी टीचर बैठी है, एचओडी बैठी है, हमारे शेफ दाऊद भी यहाँ पे है स्टूडियो के अंदर, बहुत गुड है, बहुत स्पोर्टिव है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गुड है। अच्छा, तो ये बात दुरुस्त है, वैसे समटाइम आई एम अ वर्किंग मॉम, तो काम कर रहे होते हैं
तो मुझे बड़ा शौक है कि जब भी फ्री टाइम होता है तो कुछ ना कुछ जाके एक्सपेरिमेंट किया जाए। हमेशा बात करते हैं कि कोई आप पेंट करो या कोई भी, क्योंकि किचन में काम करना भी, हम जब अपने रिवायती खानों से हटकर कुछ बनाते हैं तो ये बड़ा क्रिएटिव काम ही है। और अब जितनी कॉन्टिनेंटल डिशेज हो गई या दूसरी डिशेस भी हम ट्राई कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रेस रिलीफ भी करती है बहुत हद तक। अच्छा बन जाए तो नहीं तो बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो जाता है अगर घर वालों को पसंद आए। देखिए अगर नॉलेजेबल है बंदा, जैसे हम ट्रेन है जी, तो हमारा गुस्सा भी जो निकलता है ना, तो वो सामने वाले के लिए जो है ना वो प्यार हो जाता है। और वो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि कितने प्यार से खाना बनाए, जिस तरह मेरे शौहर मम्मी है, तो वो आई डोंट नो कौन वो लोग होते हैं जो कहते हैं इसमें अदरक ज्यादा हो गया है, इसमें लहसुन ज्यादा हो गया है। साइड वालों के एक्सप्रेशंस देखिए। तो ऐसा भी है कि ऐसे बंदे के लिए खाना बनाना भी जो है ना वो बड़ा। अनवर आप ऐसे करते हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे लगता है ये नाशुक्री है। आप बता सकते हैं अगर नमक बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए नहीं ठीक। आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म करना है, क्योंकि नहीं तो फिर बेगमात को लगता है कि आज ठीक बना था, आप इसी फॉर्मूले पर चलते रहें तो वो फिर जरा खतरनाक हो जाता है। ये जो फ्यूजन है ना, क्रिएटिविटी, दिस इज आई थिंक गॉड गिफ्टेड है। आप मतलब इसके लिए मुझे जो लगता है कि देखिए हाँ, नॉलेज होना, बीइंग अ शेफ यू नीड अ नॉलेज, यू नीड अ कंसिस्टेंसी, बट जो क्रिएटिविटी है ना, इट्स जैसे आपने कहा कि मुझे शौक है एंड आई मेड समथिंग आउट ऑफ इट, तो अब वो जो खुशी खुद मिलती है ना, पीस। कुकिंग इज लाइक, जैसे निम्रा, शी इज लाइक वेरी गुड कुक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आंसर दूंगी। जो हमारे चैनल्स पे कुकिंग रेसिपीज होती है, इसको देख के भी हम शेफ बन सकते हैं? हाँ, ये बड़ा मसला है। बस वैसी यूट्यूब से बन सकते हैं। अब जो आप शो की बात से भी देखो, वो वैसी वाले बन। नहीं, प्रॉपर डिग्री का, प्रोफेशनल डिग्री का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बड़ा मजा आया आप सबसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच। आपने फायजा हमें ज्वाइन किया। निम्रा, आपका भी शुक्रिया, और हमारे प्यारे बच्चों का भी जिन्होंने आज बड़ी प्यार से इफ्तारी तैयार की है। तो हमारी टीम के तो जनाब आज मजरे हो गए, आज मौज हो गई है। बिल्कुल, सुपीरियर स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनका एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया, जिनकी अचीवमेंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि जो डिग्री प्रोग्राम 4 साल का कर रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।